बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 14 में हमने कुछ फैक्टर डिस्कस करने हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर होगा एंजाइम कंसंट्रेशन, दूसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तीसरा टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखेंगे और चौथे नंबर पे हम देखेंगे पीएच का क्या इफेक्ट है एंजाइम के काम करने के ऊपर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, कि एंजाइम की मिकदार का एंजाइम के काम करने के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए ना आपने 2 बातें याद रखनी है। एंजाइम का जो काम है ना, उसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक एंजाइम है, दूसरा सबस्ट्रेट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो और उस रिएक्शन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट है ना, उनकी मिकदार क्या होगी, फिक्स होगी। जब हम एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट होंगे उनकी मिकदार फिक्स होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम होंगे उनकी मिकदार वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे आप एंजाइम की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है एंजाइम के काम करने के ऊपर। अब देखें, एक रिएक्शन है, उसमें आपने 50 सबस्ट्रेट डाल दिया, क्योंकि सबस्ट्रेट की तादाद तो फिक्स है, तो वो फिक्स 50 आपने डाल दिए। ठीक है। अब देखिए, उसी रिएक्शन में आपने पहले 10 एंजाइम डाल दिए। अब क्या होगा, 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट के साथ मिलेंगे और आगे 10 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आप क्या करें, उसी रिएक्शन में 10 की बजाय क्या कर दें, 20 जो एंजाइम वो डाल दें। अब वही टाइम पे जहाँ पे पहले 10 प्रोडक्ट बन रहे थे, उसी टाइम पे आप कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 20। तो आपका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब आप क्या करें, 20 के बजाय 40 अपने जो एंजाइम वो डाल दें, तो वो 40 सबस्ट्रेट के साथ मिलेंगे, 40 प्रोडक्ट एक टाइम पे बनेंगे और आपका रिएक्शन रेट और ऊपर को जाएगा। तो आप क्या करें, आप 50 एंजाइम डाल दें अपने रिएक्शन में, तो 50 ही सबस्ट्रेट आगे 50 ही प्रोडक्ट बनेंगे और आपका रिएक्शन रेट और ऊपर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, एंजाइम की मिकदार ज़्यादा करने से आपका रिएक्शन रेट भी ऊपर को जाता है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि जैसे ही आप एंजाइम की मिकदार 50 से ज़्यादा करोगे, अब आप उसी रिएक्शन में 60 एंजाइम डाल दें, तो मुझे बताएं कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप देखें, एंजाइम 60 हैं लेकिन आपके सबस्ट्रेट तो 50 ही हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट आपके ख़त्म हो गए हैं, कि वो 50 के 50 एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल गए हैं और आगे एंजाइम 10 मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ मिलने के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं है। ठीक है। तो आपका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, वो बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि एंजाइम की मिकदार ज़्यादा करने से रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है। और उसके बाद आपका रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके सारे जो सबस्ट्रेट है वही ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट को इसके उल्ट कर लें। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट की मिकदार आपके पास वेरिएबल है और यहाँ पे एंजाइम की मिकदार आपके पास फिक्स है। ठीक हो गया। उसी आप तरह एक रिएक्शन लें और रिएक्शन में क्या करें, जो एंजाइम है वो आप 50 सेंटर करें और सबस्ट्रेट 10 सेंटर करें, तो वही 10 सबस्ट्रेट 10 एंजाइम के साथ मिलेंगे, 10 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। अब आप क्या करें, सबस्ट्रेट ज़्यादा कर दें, 20 कर दें, तो आपका रिएक्शन रेट ऊपर चुक जाएगा और एक टाइम पे 20 प्रोडक्ट बनेंगे। आप 40 डाल दें, ठीक है, 50 डाल दें, आपका रिएक्शन रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप 50 से ज़्यादा सबस्ट्रेट डालोगे, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका एंजाइम रेट ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे आपके जो एंजाइम है वही ख़त्म हो गए हैं। 50 एंजाइम आपने डाले तो वो ख़त्म हो गए हैं। अब जितने मर्जी आप सबस्ट्रेट डालते रहें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा रिएक्शन रेट के ऊपर। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा करने से रिएक्शन रेट ज़्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट तक, और उसके बाद क्या होता है, आपका रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट पे आपके जो एंजाइम है वही ख़त्म हो गए। तीसरा जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एंजाइम के काम करने के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से रिएक्शन जो रेट है, एंजाइम का जो काम करने का रेट है वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट है। ठीक है। आप देखें, एक रिएक्शन आप 0 पे स्टार्ट कर दें, 0 टेम्परेचर पे, ठीक हो गया, तो आप क्या करें, ऐसा ऐसा टेम्परेचर को बढ़ाएं, आपका रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। आप 10 पे ले जाएं, 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका रिएक्शन रेट ऊपर को जाएगा। 20 कर दें टेम्परेचर, वो रिएक्शन रेट ऊपर जाएगा। 30 कर दें और ऊपर जाएगा। ठीक है। 30 से आप वो 31, 32, 35, 36, 37 तक ले जाएं और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना जो टेम्परेचर है वो 37 से ज़्यादा करोगे, अब आपका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, वो नीचे को आएगा। तो इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से भी रिएक्शन रेट ज़्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट की कौन सी, आपकी 37 है।
कि 37 जो टेम्परेचर है वो हमारे एंजाइम के लिए, हमारी बॉडी के एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर की आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी बॉडी के एंजाइम मैक्सिमम काम करें, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी बॉडी के एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, कि इस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी के एंजाइम बेस्ट काम करते हैं। ठीक है। और अब देखें, जैसे ही टेम्परेचर आपका 37 ज़्यादा होता है तो रिएक्शन ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों आता है? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर क्या करता है, आपके एंजाइम के स्ट्रक्चर को लॉस कर देता है, वो आपके एंजाइम ही तोड़ देता है। जब एंजाइम ही टूट जाएंगे, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। इसके बाद पीएच का अगर हम इफेक्ट चेक करें तो हमारे पास एक ऑप्टिमम पीएच होती है, ऐसी पीएच जिस पे एंजाइम मैक्सिमम काम करे उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ठीक हो गया। तो अब देखें, जिस तरह हमारे पास पेप्सन एंजाइम होता है, तो पेप्सन एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2 है, कि 2 पीएच पे पेप्सन एंजाइम काम करता है। लेकिन जैसे ही आप पेप्सन एंजाइम की पीएच 2 से ज़्यादा करोगे या 2 से कम करोगे तो ये वाला जो पेप्सन एंजाइम है ये अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि पीएच में भी जब चेंज हम लाते हैं तो उसके रिजल्ट में एंजाइम का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो टूट जाता है, जिसके रिजल्ट में एंजाइम अपना काम नहीं करते। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स थे। ठीक हो गया, कि ये एंजाइम के काम करने के ऊपर अपना अपना क्या क्या जो असर है वो डाल रहे हैं। उसके बाद हमने बात करनी है एंजाइम के फंक्शंस क्या होते हैं। एंजाइम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन है डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जिस तरह देखें कि माचिस लें, उसमें से आप तीली निकालें। आप देखें, तीली को आपने जलाना है, लेकिन जब तक आप वो तीली को रगड़ेंगे नहीं माचिस के साथ, वो तीली जलेगी नहीं। ठीक है। तो वो जो आपका रगड़ना है ना माचिस के साथ तीली का, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। ठीक है। तो यही वजह है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एंजाइम रिएक्शन की जो स्पीड है उसको तेज़ कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा इसका काम है डाइजेशन। अब देखिए, हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन का अमल हो रहा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कर रहा है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो आपका माउथ है, चाहे वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पे डाइजेशन हो रही है, लेकिन ये सारी डाइजेशन किसकी वजह से हो रही है, एंजाइम की वजह से हो रही है। अब देखिए, हमारे मुंह के अंदर एमाइलेज एंजाइम है, और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। स्टमक में चले जाए, स्टमक में हमारा पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ रहा है। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम है जो डिफरेंट चीज़ों को तोड़ रहे हैं। चीज़ मेकिंग, बहुत सारे एंजाइम देखें जो चीज़ बनता है, जिसको पनीर कहते हैं, उसको बनाने में यूज़ हो रहे हैं। और ये एंजाइम है कीमोसिन, ऑब्टेन फ्रॉम, ये इसको हम फंगस से लेते हैं, और ये एंजाइम आगे चीज़ बनाने में यूज़ हो रहा है। क्यूरिंग ऑफ डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो एंजाइम से हो रहा है। कैसे, ये तरह देखें, हमारे पास काइनेजेज एंजाइम होते हैं और ये यूज़ हो रहे हैं। लिवर प्रॉब्लम है, अगर किसी बंदे को लिवर का मसला है तो उसको हम ये एंजाइम लगाते हैं बाहर से, तो ये एंजाइम क्या करता है, उसके लिवर के प्रॉब्लम को ठीक करता है। और बहुत सारे एंजाइम स्वीटनर के तौर पे यूज़ होते हैं। जिस तरह देखें, सम एंजाइम यूज़ एज स्वीटनर, जिस तरह ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है। ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज एक डाइसक्राइड है और ये कम स्वीट होता है। तो ये ग्लूकोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो ये दोनों मोनोसक्राइड है, ये ज़्यादा स्वीट है। ठीक हो गया। तो ये स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ होते हैं। और उसके बाद इसका फंक्शन है एज डिटर्जेंट। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग जो एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, जिस तरह ये प्रोटीएज एंजाइम है, ये एज अ डिटर्जेंट यूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद एज अ ड्रग्स, तो बहुत सारे एंजाइम देखें एज अ ड्रग भी यूज़ होते हैं। जिस तरह देखें पेप्सन एंड ट्रिप्सन, तो ये दोनों एंजाइम नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो ट्रिप्सन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है और पेप्सन हमारे स्टमक में बनता है। लेकिन बाज़ का एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, तो जैसे ही कोई एबनॉर्मेलिटी आती है उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी ये एंजाइम बनाती ही नहीं है। तो जब अगर आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं बन रहे तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं, इन एंजाइम को हम बाहर वाले रिसोर्सेज से ले सकते हैं। कि बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारी और हमारे फूड के रिसोर्स हैं जिनके अंदर ये एंजाइम होते हैं, तो वो अगर हम खाएंगे तो हमें ये एंजाइम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं ये एज अ ड्रग भी यूज़ हो रहे हैं। और लास्ट पे है कैंसर ट्रीटमेंट, कि जिन लोगों को कैंसर होता है उसकी ट्रीटमेंट में भी ये एंजाइम यूज़ होते हैं। जिस तरह देखें, ये अस्परजिनेज एंजाइम है, तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।